नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास की दुनिया अर्थात हिस्ट्री विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 4 विश्व युद्धों का इतिहास के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। हम चलते हैं अध्याय 4 विश्व युद्धों के इतिहास पर। तो आप देख सकते हैं, यह है आपका अध्याय 4 विश्व युद्धों का इतिहास। और पिछले भाग के वीडियो में हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध को विस्तार से समझा था। इसके सभी कारणों को हम लोग विस्तार से जाने थे और फिर घटनाक्रम जाने थे, कैसे कैसे युद्ध शुरू हुआ, ठीक। और फिर युद्ध का जो अंत हुआ उसके बाद फिर शांति संधियाँ हुई, उसको भी हम लोगों ने जाना। और फिर इसी शांति संधि में कैसे अगले द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हो गया, पृष्ठभूमि तैयार हो गई, इसको भी हम लोगों ने जाना, ठीक। आज का जो वीडियो होगा यह पूरी द्वितीय विश्व युद्ध पर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध का जितना भी कारण था उन सभी कारणों को हम लोग पहले विस्तार से जानेंगे। फिर उसके बाद युद्ध का आरंभ और घटनाक्रम को जानेंगे, कैसे युद्ध शुरू हुआ और फिर क्या क्या घटनाक्रम था उसको जानेंगे। और फिर लास्ट में द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम को जानेंगे, उसका क्या क्या परिणाम निकल कर बाहर आए, ठीक। और फिर लास्ट में आपका अभ्यास प्रश्नावली है, इन अभ्यास प्रश्नावली को हम लोग हल भी करेंगे। अगर वीडियो लंबा हो गया द्वितीय विश्व युद्ध का तो इसको हम लोग अगले वीडियो में हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यह है आपका मुख्य टॉपिक द्वितीय विश्व युद्ध। और हम चाहेंगे कि इसको शुरू करने से पहले प्रथम विश्व युद्ध का जो महत्वपूर्ण बात था उसको थोड़ा देर में आप जान जाएं। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 28 जून 1919 तक चला था, जिसमें 37 देश ने भाग लिया था और लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी और पूरे विश्व में लगभग 45 करोड़ लोग इस युद्ध से प्रभावित हुए थे। दूसरा बिंदु है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनांड का बोस्निया की राजधानी साराजेवो में 28 जून 1914 को हत्या कर दिया गया था। बदले की भावना से 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया। तीसरा बिंदु है कि इस युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था, 2 गुटों में बट गया था। मित्र राष्ट्र जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस इत्यादि शामिल थे, और ध्रुवीय राष्ट्र जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली इत्यादि देश शामिल थे। और चौथा नंबर बिंदु है कि युद्ध के अंत में विजयी मित्र राष्ट्र तथा पराजित ध्रुवीय राष्ट्रों के साथ 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। फिर उसके बाद 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई और यहाँ पे युद्ध का अंत हो गया, ठीक है। अब हम अध्याय को स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, उससे पहले हम मानचित्र का जो बेसिक चीज़ है इसको हम लोग जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यह है आपके पूरे संपूर्ण विश्व का मानचित्र, जिसमें आपका भारत देश यहाँ पे है, जो एशिया महादेश का एक क्षेत्र है, ठीक। यहाँ यह एशिया महादेश है, यह यूरोप महादेश है, यह अफ्रीका है, यह ऑस्ट्रेलिया है, यह उत्तरी अमेरिका है और यह दक्षिणी अमेरिका है, ठीक। यह सारी घटनाएं जो हो रही है प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध की, वह लगभग सारी घटनाएं इसी यूरोप के आसपास घट रही है। इसमें रसिया भी शामिल है, इधर जापान भी शामिल है और इधर देखिए उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, ठीक है। तो मुख्य रूप से यही सब देश शामिल है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब अगर इस यूरोप को हम थोड़ा जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं यह है यूरोप का मानचित्र, जिसमें आप देखिए ध्रुवीय राष्ट्र में मुख्य रूप से जर्मनी था, यह इटली था और यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी था, ठीक है। यह तीनों ध्रुवीय राष्ट्र में था। और मित्र राष्ट्र में था, देखिए यहाँ पे फ्रांस, इंग्लैंड और यहाँ पे रसिया, मुख्य रूप से यही देश सब थे मित्र राष्ट्र में। और एक चीज़ मैंने पिछले वीडियो में मिस्टेक कर दी थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शांति संधि हुई थी, वर्साई की संधि, वह वर्साई शहर मैंने आपको पोलैंड में बता दिया था, जो कि गलत है। वर्साई शहर जो है वह फ्रांस के पेरिस के पास ही है। देखिए यहाँ पे फ्रांस का राजधानी है पेरिस, और पहला जो संधि हुआ था पेरिस शांति सम्मेलन यहीं पेरिस में हुआ था। और फिर उसके बाद 28 जून 1919 को जो वर्साई की संधि हुई थी वह भी पेरिस के बगल में ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, द्वितीय विश्व युद्ध। यह जो विश्व युद्ध था यह प्रथम विश्व युद्ध से भी बहुत ज़्यादा घातक और बहुत ज़्यादा विनाशकारी था, ठीक है। पहला जो बिंदु है कि 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक लड़ा जाने वाला यह युद्ध, जिसमें 61 देशों ने भाग लिया था, यह युद्ध लगभग 6 वर्षों तक चला था, ठीक है। यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था, जिसमें 5 करोड़ से अधिक लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे। तीसरा बिंदु है कि बड़े पैमाने पर भौतिक संसाधनों का भी क्षय हुआ था। चौथा बिंदु है कि यूरोप के अनेक प्राचीन नगर पूरी तरह से नष्ट हो गए। और पांचवा बिंदु है कि इस युद्ध में उस जमाने में लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर की बर्बादी हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि इस युद्ध में इतने बड़े पैमाने पर मानवीय क्षति हुई ही थी, भौतिक संसाधनों की भी क्षति हुई थी और साथ साथ इतने ज़्यादा पैसों की बर्बादी भी हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों को जानेंगे और फिर उसके बाद हम घटनाक्रम पे आएंगे कि कैसे कैसे युद्ध यह घटित हुआ, ठीक है।
तो इसका जो सबसे पहला कारण है द्वितीय विश्व युद्ध का, वह है वर्साय संधि की विसंगतियाँ। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 28 जून 1919 को जो फ्रांस के एक शहर वर्साय में जो संधि हुई थी, उसमें क्या क्या हुआ था वैसा तो आपको पता ही है, पिछले वीडियो में आपने देखा। ठीक, इस संधि में जिस तरह से विजयी मित्र राष्ट्रों ने पराजित मुख्य ध्रुव राष्ट्र जर्मनी को दोषी मानकर उस पर तरह तरह के दंड लगाए थे तथा संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था, इससे स्पष्ट था कि अगला विश्व युद्ध होकर रहेगा, और वही हुआ। ठीक, इस संधि से असंतुष्ट देशों ने 1936 के अंत तक इस समझौते से अपने आप को अलग कर लिया और वे भी अपने क्षतिपूर्ति का दावा करने लगे। मतलब इस समझौता में जो भी बात हुआ था उसको 1936 के लास्ट तक जर्मनी ने मानने से इनकार कर दिया। कहा कि अब हम नहीं मानेंगे, अब जाओ, क्योंकि जर्मनी ही बहुत उस समय तक मजबूत हो गया था फिर से, और वह मित्र राष्ट्रों से कह दिया कि अब हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, जाओ तुमको जो करना है सो कर लो। ठीक है, मेरा भी युद्ध में मेरा भी बहुत क्षति हुआ है, हमको भी हार जाना चाहिए, वो कौन देगा। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि दोबारा गुटबंदी होने लगा। ठीक है, अब दोबारा गुटबंदी में क्या हुआ कि ध्रुव राष्ट्रों का एक अलग गुट बन गया जो वर्साय की संधि से क्षुब्ध थे और हर हाल में थोपी गई शर्तों से मुक्ति चाहते थे, तथा इनकी नीति समान रूप से प्रसारवादी थी। मतलब वर्साय की संधि में जो इन लोगों के देश को जो टुकड़े टुकड़े में बांट दिया गया था और इन देशों को हड़प लिया गया था इनको, है ना, तो ये लोग चाहते थे फिर से हम अपना साम्राज्य कायम रखें, अपना जो विस्तारवादी नीति है उसको कायम रखें, अपने देश को बढ़ाते रहें। इसमें जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि देश थे। ठीक है, इसके विपरीत मित्र राष्ट्रों का एक अलग गुट बना जिन्हें वर्साय की संधि से बहुत लाभ हुआ था और वह हर हाल में इसे कायम रखना चाहते थे। इसमें फ्रांस थे, इंग्लैंड थे, चेकोस्लोवाकिया था, पोलैंड इत्यादि देश थे। ठीक है, तो चलिए, वर्साय संधि की विसंगतियाँ क्या थी आपने इसको अच्छे समझ लिया। ठीक, अब अगला जो आपका बिंदु है कारण, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण, वह है वचन विमुखता। यह वचन विमुखता क्या है इसको जान लीजिए आप। तो देखिए, आपको पता होगा पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। ठीक है, यह जो वचन विमुखता का बात हो रहा है, यह पेरिस शांति सम्मेलन का ही बात चल रहा है। ठीक, पेरिस शांति सम्मेलन में जो बात हुआ था उससे ये लोग मानने से इनकार कर दिए। असल में हुआ क्या कि 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, जिसमें सभी सदस्य देशों ने भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए शांतिपूर्ण विवादों का निपटारा, सैन्य निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि अब सेना पर ज़्यादा खर्चा सभी देश नहीं करेगा, सेना को कम से कम करने का प्रयास करेगा, इसी को कहते हैं सैन्य निशस्त्रीकरण। ठीक, उसके बाद है सामूहिक सुरक्षा, यानी एक दूसरे को सुरक्षा करेगा एक दूसरे देश का। ठीक, फिर उसके बाद है कि एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी कोई एक दूसरे का जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसको दखल नहीं देगा, तथा प्रादेशिक अखंडता का वादा किया था। लेकिन देखिए, असल में हुआ क्या कि राष्ट्रसंघ ने छोटे छोटे देशों के मामले को तो आसानी से सुलझा दिया, मगर बड़े बड़े राष्ट्रों के मामले में उसने अपने आप को अक्षम पाया और अवसर आने पर सभी समर्थ राष्ट्र अपने वचन से पीछे हटते गए। ठीक, अब जैसे क्या क्या हुआ देखिए, जापान ने चीन पर आक्रमण करके उसके क्षेत्र मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इटली ने एबिसिनिया यानी इथोपिया पर कब्जा कर लिया, जर्मनी ने चेक गणराज्य को हड़प लिया। ठीक, इस गुटबंदी के माहौल में प्रत्येक राष्ट्र अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे, जिसका नतीजा हुआ कि राष्ट्र संघ से जुड़े देश जो निशस्त्रीकरण का उदाहरण पेश करना चाहते थे, यानी हथियारों को हटाना चाहते थे अपने देश से, वे अब फिर से अपने सैनिक क्षमता तथा हथियारों पर ज़्यादा खर्च करने लगे। ठीक है, अब चलिए, अगला जो आपका प्रमुख कारण है वह है 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 से 30 के काल में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया। ठीक है, अब यह पूरे विश्व में आर्थिक मंदी जो आया, यह आर्थिक मंदी क्या था, तो दूसरे नंबर बिंदु में देखिए कि पूरे विश्व में क्रय शक्ति का ह्रास हुआ। मतलब लोगों के पास पैसे नहीं थे कि वो सामान खरीद पाए। ठीक है, इसी को कहते हैं मंदी, जिसका परिणाम क्या हुआ कि कीमतों में व्यापक गिरावट हो गई। अब मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं रहेगा सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ के वस्तुओं का कीमत क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक, और जब वस्तुओं का कीमत जब गिर जाएगा तो उससे वहाँ उस देश के व्यापारियों को, वहाँ के सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा होगा। ठीक, तो यहाँ के सरकार को, व्यापारियों को घाटा होने लगा। तीसरा बिंदु है कि बेकारी के आंकड़े हर देश में बढ़ने लगे। बेकारी का मतलब है कि किसी लोग के पास कोई काम नहीं था, लोग बेरोजगार बैठे हुए थे, या फिर कोई काम कर भी रहे थे तो फ्री का काम कर रहे थे। ठीक, और चौथा बिंदु, मुख्य बिंदु यह है कि यूरोप को अमेरिका से ऋण मिलना बंद हो गया। ठीक, उस समय ये संयुक्त राज्य अमेरिका काफ़ी धनी देश था। ठीक, और यह समय समय पर यूरोप के देशों को ऋण दिया करता था, यानी लोन दिया करता था, पैसे दिया करता था। लेकिन
यह भी देना बंद कर दिया विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण। तो यह भी एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण में से एक था। अब देखिए, आपका द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रमुख कारण है वो यह है कि जर्मनी, इटली तथा जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जर्मनी, इटली है और यहाँ पे है जापान। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। आप फिर से देखिए, यहाँ पे जर्मनी है और ठीक जर्मनी के नीचे इटली है और यहाँ पे देखिए जापान है, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह जो तीनों देश है यह अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एकदम लालची हो गया था, ठीक है। पहला बिंदु है कि जर्मनी में हिटलर ने 1920 ईस्वी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी अर्थात नाजी दल का स्थापना किया और अंततः 1933 में वह जर्मनी का प्रधानमंत्री बन गया, ठीक। इसी प्रकार इटली में मुसोलिनी के द्वारा फांसीवाद का उदय हुआ, ठीक है। दूसरा बिंदु है कि जर्मनी तथा इटली यह दोनों देश अपने साम्राज्य का विस्तार कर अपने आर्थिक परेशानियों को दूर करना चाहते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से इन दोनों देशों को अपमानित किया गया था उसका बदला लेने के लिए ये दोनों देश काफ़ी उत्सुक भी थे और अपने राष्ट्र का नाम गौरवान्वित भी करना चाहते थे, ठीक है। और तीसरा बिंदु है कि यह जो जापान है, यह जापान 19वीं शताब्दी के अंत तक एक शक्तिशाली और औद्योगिक देश बन चुका था तथा शांति संधि की शर्तों को तोड़कर अपने साम्राज्य के विस्तार में जोर शोर से लगा हुआ था, ठीक है। इसने 1931 में चीन पर आक्रमण करके यहाँ चीन पे आक्रमण कर दिया, ठीक। और वहाँ का एक क्षेत्र था मंचूरिया, इस चीन का ही एक क्षेत्र था मंचूरिया, इस पे इस जापान ने कब्जा कर लिया। तो इस तरह से ये जो तीनों देश है जर्मनी, इटली और जापान, इस देश को इनका जो साम्राज्य बढ़ाने का जो लालच था यह भी द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण बना। अब देखिए, आपका अगला जो प्रमुख कारण है द्वितीय विश्व युद्ध का वह है तुष्टीकरण की नीति। हम यूरोप के मानचित्र पे समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। देखिए, असल में उस समय हुआ क्या कि यूरोप का जो यह देश है जर्मनी, यहाँ हिटलर प्रधानमंत्री बना, ठीक है। उस वक्त हिटलर ने खुले तौर पर वर्साय की संधि का उल्लंघन किया, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संधि हुआ था वर्साय की संधि यहाँ पे, ठीक है, उसका उल्लंघन कर दिया, उसके बातों को मानने से इनकार कर दिया और जर्मनी की सेना तथा हथियारों का गुप्त रूप से निर्माण शुरू कर दिया यह जर्मनी, ठीक है। जर्मनी की इन गतिविधियों के बारे में ब्रिटेन तथा फ्रांस, यह दोनों देश को पता था, यह दोनों मित्र राष्ट्र थे, ठीक। और जर्मनी के बारे में इनको पता था कि यह अपना हथियार बढ़ा रहा है, सैन्य शक्ति भी बढ़ा रहा है। लेकिन तीसरे बिंदु में देखिए कि उस वक्त इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसे मुख्य पश्चिमी पूंजीवादी देश साम्यवादी रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे, ठीक। ये दोनों देश इसको नफरत की दृष्टि से देखते थे। वे चाहते थे कि यह जो हिटलर जो सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है यह क्या करे, यह रूस पर हमला कर दे, ठीक। इससे क्या होगा कि यह दोनों देश लड़कर कमज़ोर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग फिर से पूरे विश्व में बादशाह बन जाएंगे, ठीक। यही इन दोनों का चाल था। इसी को कहते हैं तुष्टीकरण की नीति। अब देखिए, इसी तुष्टीकरण की नीति में एक अगला मुख्य बिंदु है म्यूनिख समझौता, ठीक। यह जो म्यूनिख समझौता है यह भी द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा कारण बनकर उभर कर आया। असल में हुआ क्या था, इसको अब थोड़ा अच्छे से समझेंगे। हिटलर जो था, यह जो जर्मनी का प्रधानमंत्री हिटलर, इसको देखिए उस समय यह जो चेक रिपब्लिक है और स्लोवाकिया, दोनों एक देश था जिसका नाम था चेकोस्लोवाकिया, ठीक है। और यह जो जर्मनी का हिटलर था यह चाहता था कि इस चेकोस्लोवाकिया का जो इधर का जो क्षेत्र है जिसका नाम था सुडेटनलैंड, ठीक, यह जर्मनी इस सुडेटनलैंड को हथियाना चाहता था, ठीक है। इसके लिए जर्मनी के म्यूनिख शहर में, जर्मनी में ही एक म्यूनिख शहर है, यहाँ पे 1938 में इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ, ठीक है। यह चारों देश के बीच एक समझौता हुआ, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली। कहाँ हुआ? जर्मनी के ही एक शहर है म्यूनिख, यहीं पे समझौता हुआ था, ठीक है। इसमें हिटलर को सुडेटनलैंड पर अधिकार का मान्यता मिल गया, ठीक है। यह चारों देश बोल दिया, तीनों देश बोल दिया कि ठीक है, जाओ तुम इस सुडेटनलैंड पर अधिकार कर लो, ठीक। यह देश बेचारा चुपचाप बैठा रहा, कुछ नहीं कर पाया। इस सुडेटनलैंड पर अधिकार कर लिया जर्मनी ने, हिटलर ने, ठीक है। अब देखिए, इस पर अधिकार करने के बाद हिटलर का लालच खत्म नहीं हुआ। 1939 में उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया, ठीक। और जब यह जर्मनी पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया तो भी यह सभी देश बैठे रहे, चुपचाप देखते रहे, ठीक है, कुछ नहीं किया इन लोग को।
हिटलर की लालच अभी भी ख़त्म नहीं हुई, यानी जर्मनी का जो हिटलर था इसको इस पूरे को हथिया के अभी इसका लालच ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद उसने डेंजिंग बंदरगाह और पुलिस गलियारे की मांग पोलैंड से की। देखिए डेंजिंग बंदरगाह यहीं पे है और पुलिस गलियारा भी यहीं इसी के आसपास है। ठीक, तो जर्मनी को इसका ज़रूरत था। ठीक है, रूस से अति करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। ठीक, तो इसका मांग जर्मनी ने पोलैंड से किया कि हमको यह जो क्षेत्र है यह हमको दे दो। ठीक, तो पोलैंड इनकार कर दिया, कैसे दे देंगे भाई हम तुमको, ठीक, यह मेरा अधिकार का क्षेत्र है। ठीक, यह पोलैंड जो है इस क्षेत्र को जर्मनी को देने से इनकार कर दिया और उस समय जर्मनी अपने शक्ति के नशे में चूर था। यह इसको सुडेटनलैंड मिल गया था, इसने पूरे चेकोस्लोवाकिया को जीत लिया था। ठीक है, इसका मन एकदम बढ़ गया था, है ना। ये गुस्सा हो गया, ये सोचा कि ये छोटा देश है, ये हमको ये चीज़ नहीं दे रहा है ना। इसने क्या किया, पोलैंड पर हमला कर दिया। अब देखिए जैसे ही यह जर्मनी पोलैंड पर हमला करता है, यहाँ से उसी दिन से द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो जाता है। तो देखिए अगर तत्कालीन कारण का बात किया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध का तो ऐसे बहुत सारा कारण था, लेकिन तत्कालीन कारण क्या था, तो तत्कालीन कारण यही था कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण कर देना। ठीक, अब चलिए द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ तथा घटनाक्रम को हम लोग अच्छे से समझते हैं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। कब? 1 सितंबर 1939 को, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। ठीक, इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने दोनों मिलकर 2 दिन बाद यानी 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक, जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो यह जो मित्र राष्ट्र था यह दोनों मिल गया। ठीक, और धीरे धीरे क्या हुआ, इस ध्रुव राष्ट्र के जितने भी देश थे वे सभी जर्मनी के साथ मिलने लगे और उसके बाद मित्र राष्ट्र के जितने भी देश थे वे मित्र राष्ट्र के साथ मिलने लगे। ठीक, और यह धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, सिलसिला बढ़ता गया और एक मित्र राष्ट्र जो थे वह ध्रुवीय राष्ट्र के देशों को क्या करने लगे, आक्रमण करने लगे। ध्रुवीय राष्ट्र के देश मित्र राष्ट्र के देशों को आक्रमण करने लगे। ठीक, तीसरा बिंदु है कि इसके बाद इटली भी जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। ठीक, इटली भी क्या हो गया, जर्मनी की ओर से शामिल हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्रुव राष्ट्र एक तरफ हो गए और मित्र राष्ट्र एक तरफ, और दोनों एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दिया। तीसरे बिंदु में ये देखिए 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क को हराया। देखिए यहाँ पे नॉर्वे है और यहाँ पे डेनमार्क है। ठीक, इस दोनों देश को ही जर्मनी ने हरा दिया। ठीक, इसके बाद जून 1940 तक बेल्जियम और फ्रांस पर भी कब्जा जमा लिया। देखिए यहाँ बेल्जियम है और यहाँ फ्रांस है, तो जर्मनी इतना शक्तिशाली हो गया था। देखिए उस समय नॉर्वे को हरा दिया, डेनमार्क को हरा दिया, यहाँ फ्रांस को भी हरा दिया और बेल्जियम को भी हरा दिया। ठीक, अंततः 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह जो फ्रांस देश था यह उस समय इतना मजबूत था, फिर भी देखिए जर्मनी के सामने क्या कर देता है, 22 जून 1940 को आत्मसमर्पण कर देता है, यानी हार स्वीकार कर लेता है। ठीक, चौथा बिंदु है कि इधर सोवियत संघ, देखिए यह जो रूस देश है इसको पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, इसलिए कन्फ्यूज आप नहीं होंगे। ठीक, इधर सोवियत संघ यानी रूस ने अपनी सुरक्षा के लिए आसपास के कुछ देशों जैसे देखिए एस्टोनिया, देखिए यहाँ पे एस्टोनिया है। ठीक, उसके बाद देखिए लिथुआनिया, यहाँ लिथुआनिया है, और लाटविया, देखिए यहाँ पे लाटविया है। उसके बाद फिनलैंड, देखिए यहाँ पे फिनलैंड है। तो इन देशों से क्या किया, इस रूस ने संधि कर लिया और इन देशों में अपना सैनिक रखने का अनुमति मांग लिया। रूस को पता था कि यह जर्मनी हम पर भी हमला करेगा। ठीक है, इसलिए इस रूस ने, उस समय के सोवियत संघ ने फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया के साथ क्या किया, समझौता करके अपना सैनिक इस सभी देशों में उतार दिया। ठीक है, अब चलिए अगले बिंदु में हम समझते हैं जर्मनी का रूस पर आक्रमण। ठीक है, अभी तक तो क्या हुआ कि जर्मनी जो है डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, ये सब को इत्यादि देशों को हराकर एकदम घमंड के नशे में चूर है कि आओ हमसे कौन लड़ेगा, है ना। यह घमंड के नशे में अब क्या करता है, अब इसका अगला जो आक्रमण होता है वह रूस पर होता है। ठीक, तो फ्रांस जैसे देश को पराजित करने के बाद घमंड के नशे में चूर होकर जर्मनी ने 22 जून 1941 को सोवियत संघ यानी रूस पर आक्रमण किया। ठीक, परंतु इंग्लैंड के सहयोग से अंततः रूस की सेना ने जर्मनी को हराने में सफलता प्राप्त की। ठीक, जैसे ही यह जर्मनी रूस पर हमला किया तो इंग्लैंड की सेना भी, इंग्लैंड भी जो रशिया के साथ मिलकर क्या किया, इस जर्मनी को इस रूस ने हरा दिया। ठीक, यह तो सोच रहा था कि हम बहुत बलशाली है, लेकिन इससे ही बलशाली था रूस। ठीक, रूस ने जर्मनी को हरा दिया। ठीक, देखिए इसके बाद अगला जो बिंदु है इसमें देखिए कि बाकी के अन्य देशों में भी मित्र राष्ट्र जैसे अमेरिका,
इंग्लैंड, रूस और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी को पराजित कर दिया। ठीक, जब यहाँ रूस से हार गया तो बाकी के देश जहाँ जहाँ यह जर्मनी लड़ रहा था वहाँ से भी यह जर्मनी धीरे धीरे हारने लगा। ठीक, 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई बुरी तरह। ठीक, अंततः 7 मई 1945 को जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक, यह जर्मनी हार मान लिया कि नहीं, अब हम नहीं लड़ेंगे, इसका बहुत ज़्यादा क्षति हो चुका था। तो अब देखिए जर्मनी जो है यह ध्रुव राष्ट्र मित्र राष्ट्रों से हार मान लेता है। यहीं पे द्वितीय विश्व युद्ध अभी खत्म नहीं हो रहा है। ठीक, अभी देखिए अभी जापान भी बाकी है। चलते हैं पूरे विश्व के मानचित्र पर। अब देखिए हमारा अगला जो बिंदु है वह है जापान का अमेरिका पर आक्रमण। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जापान देश है। ठीक है, यहाँ पे यह एशिया का क्षेत्र का देश है और यहाँ पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, यह उत्तरी अमेरिका का एक देश है। ठीक, यह जापान क्या करता है, यह यहाँ अमेरिका पर हमला नहीं करता। यह अमेरिका का एक हवाई द्वीप है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ अमेरिका देश है और इसका एक द्वीप है हवाई। यहाँ पे एक बंदरगाह होता है पर्ल हार्बर, वहीं पे यह जापान आक्रमण करता है। अब आप सोचिए कि यह जापान इतना यहाँ पे है और अमेरिका का यह हवाई द्वीप यहाँ, यह कैसे आक्रमण कर देगा। तो देखिए आपको तो पता है कि विश्व पूरा गोल है। ठीक, यहाँ का जो क्षेत्र है फिर इधर आके यहाँ पे इधर मिल जा रहा है। ठीक, तो अगर आप यहाँ से दूरी नाप रहे हैं तो ऐसा दूरी नहीं नापे। इसके अगर पीछे से अगर आप आएंगे तो जापान के जस्ट बगल में ही यह पड़ेगा हवाई द्वीप। ठीक है, यह अमेरिका का ही एक क्षेत्र है जिसका नाम है हवाई द्वीप। चलिए, तो अब पहला बिंदु है कि जापान ने 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप यानी अमेरिका का जो यह क्षेत्र था हवाई द्वीप, यहीं पे पर्ल हार्बर बंदरगाह था। ठीक, यहाँ पे अमेरिका नौसैनिक अड्डा भी था। इसी अड्डा पर जापान देश ने ज़बरदस्त हमला किया। ठीक, इससे गुस्सा होकर इस अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जापान है, इस जापान के विरुद्ध इस अमेरिका ने क्या किया, युद्ध का घोषणा कर दिया। तीसरे बिंदु है कि इसके बाद सभी ध्रुवीय राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान एक साथ मिलकर अमेरिका के साथ लड़ने लगे। ठीक है, इधर मित्र राष्ट्र भी, यहाँ का जो मित्र राष्ट्र सब था फ्रांस, इंग्लैंड, यह भी अमेरिका के साथ मिल गया। ठीक, 6 अगस्त 1945 को देखिए यहाँ पे जापान है, यह महत्वपूर्ण घटना है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक शहर हिरोशिमा पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया, जिससे पूरा हिरोशिमा शहर नष्ट हो गया। जापान का ही एक शहर था हिरोशिमा, इस बम से पूरा हिरोशिमा शहर क्या हो गया, नष्ट हो गया। फिर इसके कुछ ही दिन के बाद यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया, जिसने नागासाकी शहर को मिट्टी में मिला दिया। ठीक है, इस तरह से जापान का जो 2 मुख्य शहर था हिरोशिमा और नागासाकी, इस दोनों शहर को इस अमेरिका देश ने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, एकदम ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद जापान के पास कोई चारा नहीं था। अंततः जापान ने 2 सितंबर 1945 को मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हो रहा है, तो जर्मनी हमला कर रहा है पोलैंड पर। ठीक है, और अंत कहाँ हो रहा है, तो अमेरिका जो है यह जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद कर दे रहा है। ठीक, तो 2 सितंबर 1945 को यह द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जा रहा है। तो इस तरह से जर्मनी तो पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका होता है और जापान का 2 शहर जैसे ही नष्ट होता है अमेरिका के बम के द्वारा, ठीक है, तो जापान भी आत्मसमर्पण कर देता है। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो जा रहा है। ठीक, अब हम जानते हैं इसका क्या क्या परिणाम होता है, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या क्या परिणाम आया सामने निकल कर। तो पहला जो परिणाम था वह था धन जन की हानि, यानी पैसा तो बर्बाद हुआ ही, मानव भी बहुत ज़्यादा क्षति हुआ मानव का। ठीक, बहुत सारे लोग मारे गए इसमें। पहला बिंदु है कि यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था जिसने यूरोप के बड़े भाग को बहुत बड़ा कब्रिस्तान बनाकर रख दिया। दूसरा बिंदु है कि इस युद्ध में 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। तीसरा बिंदु है कि मानवीय क्षति के अलावा बड़े पैमाने पर भौतिक संसाधनों की भी क्षति हुई। ठीक, चौथा है कि एक अनुमान के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर की बर्बादी हुई थी। तो इतना ज़्यादा पैसों की भी बर्बादी हुई थी। अब देखिए इसके बाद अगला जो आपका बिंदु है, यानी विश्व युद्ध का, द्वितीय विश्व युद्ध का जो परिणाम है, ठीक है, वह है यूरोपीय श्रेष्ठता और उपनिवेशों का अंत। अब यह क्या है, इसको समझ लेते हैं। कहने का मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यह जो यूरोप के देश थे यह काफ़ी श्रेष्ठ थे। ठीक, और
यह जो यूरोपीय देश थे वे अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देशों पर अपना कब्जा जमाए बैठे थे, यानी बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाकर बैठे हुए थे। ठीक है, तो इनका श्रेष्ठता का भी अंत हो जाता है और ये जो कब्जा जमाए बैठे होते हैं दूसरे दूसरे देशों पर उपनिवेश बनाए होते हैं, इस सब का भी अंत हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, वही कह रहा है कि पहला बिंदु में कि इस युद्ध के बाद यूरोपीय महाशक्ति जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि ने लड़ के अपना स्थिति खो दिया। ठीक है, जापान की स्थिति भी खराब हो गई। दूसरा बिंदु है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस नया महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, तीसरा बिंदु है कि अफ्रीका तथा एशिया में उपनिवेशवाद का अंत हो गया, यानी यहाँ के जो देश थे, यहाँ इस दोनों महादेशों पर जो अपना कब्जा जमाए हुए थे, उपनिवेश बनाए हुए थे, उसका भी अंत हो गया। ठीक, इसी तरह हमारे भारत देश को भी 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड से स्वतंत्रता मिल गई। ठीक है, यानी उस समय तक इंग्लैंड का शासन था हमारे देश में। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भी आज़ाद हो गया, यानी इंग्लैंड के लोग यहाँ से छोड़ के चले गए हमारे देश, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ के। अब चलते हैं आगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगला जो परिणाम निकल कर आया वह था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, इसमें देखिए पहला बिंदु है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति को कायम रखने के लिए तथा भविष्य में युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। यह आज भी संपूर्ण विश्व को नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, आपको पता है। तीसरा बिंदु है कि वर्तमान में इसमें कुल 193 देश हैं। चौथा है कि इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। और अगर वर्तमान में इसके महासचिव का बात करें तो एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान के महासचिव हैं। ठीक है, अब चलिए अगला बिंदु है विश्व में गुटों का निर्माण, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हो रहा है, संपूर्ण विश्व जो है वह फिर से कुछ गुटों में बंट जा रहा है, लेकिन अब यह लड़ाई वाला गुट नहीं है, अब यह अलग तरह का गुट बन जा रहा है। तो आइए इस परिणाम को हम लोग बिंदुवार समझ लेते हैं। पहला बिंदु है कि पहले संपूर्ण विश्व में यूरोप का वर्चस्व था। ठीक है, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस यूरोप का वर्चस्व खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व 3 गुटों में बंट गया, पूरा विश्व 3 गुटों में बंट जा रहा है। वह क्या क्या है, चलिए। पहला गुट साम्यवादी खेमा का है, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ यानी रूस कर रहा था। यह साम्यवादी गुट का खेमा का नेतृत्व कर रहा है। ठीक, चौथा बिंदु है कि दूसरा गुट पूंजीवाद खेमा का है, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। ठीक है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में यही दोनों महाशक्ति के रूप में उभर कर आया था। ठीक है, क्योंकि यही दोनों देश इन देशों को हराने का काम किया था, जर्मनी लोग को। ठीक है, तो पहला गुट यह है साम्यवादी और दूसरा है पूंजीवादी गुट यह। ठीक, तीसरा खेमा गुट निरपेक्ष है, गुट निरपेक्ष राज्यों के संघ के रूप में सामने आया। ये देश हाल ही में स्वतंत्र हुए थे और विकासशील राष्ट्र थे। अपना भारत देश भी इसी गुट में शामिल है। ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह जो दोनों देश, बहुत सारे देश, कुछ देश इसके तरफ से थे, कुछ देश इसके तरफ से थे, लेकिन हमारा जो देश है या फिर अभी हाल ही में जो अफ्रीका और एशिया का जो देश स्वतंत्र हुआ था इन देशों से, यहाँ के देशों से, तो वे लोग जो थे वे न इसके गुट में थे न इसके गुट में अभी हैं। ठीक है, इन लोग का अपना अलग गुट है, गुट निरपेक्ष। ठीक, जिसमें हमारा भारत देश भी है। छठा नंबर है बिंदु कि गुट निरपेक्ष खेमा का आरंभ हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, यह जो तीसरा गुट बना गुट निरपेक्ष, इसका प्रणेता हमारे देश के ही प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध का यह सब परिणाम था। तो इस तरह से आपका यह अध्याय खत्म हो गया। इसके बाद अभ्यास प्रश्नावली है। ठीक है, आप क्या करें, अभी इस वीडियो को आप अच्छे से समझें, द्वितीय विश्व युद्ध को पूरे विस्तार से समझे, प्रथम विश्व युद्ध को भी पूरे विस्तार से समझे, और इसके बाद का जो अभ्यास प्रश्न है इनको आप खुद से हल करने का प्रयास करें। ठीक है, हम जल्द ही अगले वीडियो में इसका हल लेकर हम आएंगे। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और कुछ भी कहना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। चलिए ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहें, खुश रहें और अपने जीवन में तरक्की करते रहें।